ओके, सो गुड इवनिंग। एक्चुअली लास्ट दो क्लास में हमने क्या किया होगा, 2022 और उससे पहले 2021 किए थे, बट हमने वो फर्स्ट 40 क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे। तो रेस्ट क्वेश्चन जो है एक्चुअली पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर डाउट देखते हैं। तो मैं कोई बॉटम से स्टार्ट करता हूँ। लाइक जैसे हमने जब डिस्कस किए होंगे 21-22 के, तो फर्स्ट 40 तक ही क्लास खत्म हो गया होगा। आई थिंक मैंने बोला होगा ट्राई करना। फिर भी एक बार देख लेते हैं, आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 22 सही कर लेते हैं। अभी क्या करते हैं, बॉटम से स्टार्ट करते हैं, देन जहां तक डिस्कस किया तो बताना, देन हम फिर अभी क्या कर रहे हैं कि 2022 और 21 में जब मैंने क्लास डिस्कशन किया होगा लास्ट टाइम, तो उसमें हमने ऊपर से स्टार्ट किया था शुरू से, एंड देन 40 के अराउंड शायद गए थे, उसके आगे वहीं तक छोड़ दिया होगा, क्लास हो गया होगा। तो अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी मेनली हम प्रोबेबिलिटी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फ्यूचर फिर आगे हम सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन नॉन पैरामीट्रिक का, या एक दिन स्टोकेस्टिक, इस तरह से, या उस तरह से, मतलब क्लासेस टॉपिक वाइज टाइप के हो जाएंगे। तो अभी तो हम प्रोबेबिलिटी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पहले वही कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, तो लाइक पहले ये देखो 64 है ना, इस टॉपिक से है। क्या हमने कंप्लीट कर लिया था डिस्कसिंग? नहीं, पूरा किया नहीं, किया था ना कि किया था? सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे आप लोग? आइडिया है जो लोग रेगुलर एटलीस्ट? सर किए तो थे, जल्दी जल्दी किए थे पर। ओके, बट के जैसे ये सब क्वेश्चन देख लिया था हमने, तो फिर डाउट बताओ अगर कर रखा है तो, जहाँ तो मुझे याद नहीं है। सो मे बी आप सीधा सा अगर ट्राई किए हो तो डाउट बताओ। 21-22 में प्रोबेबिलिटी इन्फ्लुएंस का जो गेट के पेपर है, उसमें अगर आपने ट्राई किए हैं, सो यू कैन आस्क डाउट। सर ये 64 ही करा दो सर। अच्छा, 64। अच्छा, मुझे कुछ डाउट भेजे थे, तो मैं, कुछ लोगों ने भेजे थे पर्सनली, तो मैं वो कराऊंगा अभी। चलिए, तो पहले क्या करते हैं। क्या बोल रहा है 64? एक्स एंड वाई वे रैंडम वेरिएबल्स सच दैट एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 0-4। अच्छा, तो यहाँ से ये बोल रहा है कि ये 64 है 2022। ठीक है, एक्स बोला यूनिफॉर्म 0-4 पे है, और द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स यूनिफॉर्मली है ओवर दिस इंटरवल। सो लाइक वाई गिवन एक्स, ये जो है यूनिफॉर्म है 0, एक्स स्क्वायर कॉमा 2 है, यस। तो एक्स स्क्वायर कॉमा 4 है, सॉरी, तो एक्स स्क्वायर कॉमा 4 तक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ई ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, है ना? ई ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा? तो ई ऑफ वाई स्क्वायर डिस्कस करने ना, तो क्या करते हैं, चलो, तो ई ऑफ वाई स्क्वायर में क्या होगा? ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, कौन सा वाला? जैसे मुझे ई ऑफ वाई स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसको डबल एक्सपेक्टेशन में क्या लिख सकता हूँ? ई ऑफ क्या लिख सकता हूँ मैं? वाई स्क्वायर गिवन है। यस, वाई स्क्वायर गिवन एक्स, सिंपली। अभी ऐसे वाई स्क्वायर गिवन एक्स, ये फॉर्मूला है। जैसे ई ऑफ वाई लिखते हैं आप, यू ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला, ई ऑफ वाई गिवन एक्स, तो सिमिलर वे में। और इसी तरह से वेरिएंस ऑफ वाई जो होता है, ई ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, है ना? तो ये फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड एक और था, लाइक कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, सो यू कैन राइट कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, है ना? सो ये तीनों रिलेटेड था, तो उसी बेसिस पे यू कैन राइट दिस वन आल्सो। तो ठीक है, अब हमारे पास है ना, तो पहले ये निकालने के लिए हम पहले यहाँ से फाइंड करते हैं। देखो, तो ये इसको ध्यान से देखो आप। सो टेल मी व्हाट इज द, ये बाद में फाइंड करेंगे। फर्स्ट यू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। यहाँ से क्या आएगा? तो यूनिफॉर्म ए बी का होता है ए प्लस बी बाई टू ना, या बी प्लस ए बाई टू। तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि मैं कैपिटल एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 8, राइट। एंड वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स क्या आएगा? क्या होता है? बी माइनस होल स्क्वायर बाई 12, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 48, कुछ ऐसा। तो अब वेरिएंस का डेफिनेशन यूज करो यहाँ पे, या फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स होल स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 48, राइट।
तो यहाँ से क्या आ गया, अब चेक कीजिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स क्या होगा, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लो। तो ये आपको पता है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर बाई 8, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/64, चेक करना कैलकुलेशन, एंड प्लस एक्स स्क्वायर बाई 48, ठीक है जी। वेरिएंस जैसे आप जानते हो, वेरिएंस ऑफ वाई, सो ई ऑफ वाई इज ई वाई का होल स्क्वायर, गिवन वाला सेम रहता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, चाहो तो एलसीएम ले लो, जैसे भी करो। सो अब हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई, ई ऑफ वाई स्क्वायर गिवन, जिसकी यहाँ पे जरूरत थी सी, है ना, हमें यहाँ पे इसकी जरूरत थी फाइंड करने में। तो अब क्या है कि फाइंड करो ई ऑफ, हो जाएगा ना। अब यहाँ मुझे ई ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए था सी, अब मुझे चाहिए था ई ऑफ वाई स्क्वायर। जैसा कि आपने लिखा ई ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अब एक्सपेक्टेशन ऑफ, और इसकी जगह ये यूज कर सकता हूँ मैं, तो एक्स की पावर 4/64 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 48। अब 1/64 बाहर कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर 4, 1/48 बाहर कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास x का डिस्ट्रीब्यूशन है ना 0 4 है, तो क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेशन लगा लो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो x को x4 टाइम, है ना, सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 dx, ऐसे करेंगे ना, यूनिफॉर्म 0 4 है तो, या डायरेक्ट फॉर्मूला समझ आ रहा है वैसे कर लो। इसको मैं 4 में लिख सकता था ना, एक काम कर सकता था मैं, इतना करने से अच्छा है ऐसे भी कर लो, है ना। x जो है 0 से 4 में है, तो x/4 0 से 1 में होता, x 0 x इज यूनिफॉर्म 0 4, तो x/4 इज यूनिफॉर्म 0 1, तो उससे भी लगा सकते हो आप, जैसे भी समझ आ रहा है आपको तो कर लो, फिर भी जैसे भी आपको समझ आ रहा है। प्लस 1/48 0 से 4 एक्स स्क्वायर टाइम 1/4 dx हो जाएगा। आप सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेशन ही तो है। हाँ जी, चेक कर लो, कहीं डाउट तो बताओ इसमें, हो जाएगा सर। है ना। सो सिंपली ये फॉर्मूले हैं जो यूज करने हैं कंडीशनल से। तो वेरिएंस यूज किया हमने, वेरिएंस से फिर यहाँ से इंटीग्रेट कर लिया। तो एक तो ये हो गया आपका 64 से पहले ये 62 किया आप लोगों ने, हो गया, ये पूछना है, देख लीजिए 62। ये कह रहा है कि y1 y2 y in ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इट इज लाइक x1 x2 इस तरह से xn साइजन फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट मीन म्यू। सर आपने जो पीछे फाइंड किया है सर, हेलो, एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया, ये डिवाइस से म्यूट डिस्कनेक्ट हो गया, तो बताइए क्या कह रहे थे पवन आप। यस सर, जो आपने पीछे फाइंड किया है जी जी, यूनिफॉर्म 0 का x²/4 है वो, हाँ 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 हाँ, तो उसका वेरिएंस x(b - a) का होल स्क्वायर आएगा, तो ये x की पावर 4 जाएगा ना। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मैंने गलती लिख दिया क्या, हो सकता है गलतियां हो जाती हैं, चेक कर लेते हैं। तो एक बार मैं, हो सकता है ना, मिस्टेक्स मैं अक्सर कर देता हूँ लिखने में, देख लेते हैं एक बार, चेक कीजिए। अच्छा, यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं कि स्क्वायर किया तो ठीक है ना, चेक कीजिए। अगर स्क्वायर करेंगे तो b - a का होल स्क्वायर/12 आएगा। ओ तो यहाँ, हाँ हाँ, यहाँ मिस्टेक किया। 16 × 12 होगा ना। अच्छा अच्छा, कितना आया, कहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पे ना, एक मिनट, मीन ठीक है ना, मीन ठीक है। मीन ठीक है, मीन ठीक। हाँ, वेरिएंस में मैंने क्या गलती किया है, यहाँ तो 4 लिख दिया है बट वहां पे नहीं लिखा है। ओ सॉरी, वो तो स्क्वायर है इसीलिए, सॉरी या यहाँ मैंने लिखने में गलती की है, आप लोगों ने बताया नहीं। हाँ मतलब मैं बोल तो रहा था b - a होल स्क्वायर बाई 12 है ना, बट लिखने में हाँ, ठीक है, मिस्टेक हो गया लिखने में। सो कितना आएगा, x की पावर x = 12 × 4 16, तो ये आपका आ गया x की पावर 4 अपॉन 72 से कल हो गया 196 192, हाँ 192। ना, ठीक है ना। तो ये आप करेक्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैंने यहाँ लिखने में गलती कर दी, वो मतलब फॉर्मूला में आता है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, हो जाती है, बट एग्जाम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा वरना आंसर गलत आएगा।
सो यहाँ से अब जस्ट आप उसको कैलकुलेट करो तो इजी हो गया ना, मतलब अब एलसीएम ले लो जस्ट, तो यहाँ पे बस डिनोमिनेटर चेंज करना है 192, ठीक 192 यहाँ भी करना पड़ेगा। अब इसमें और इजी हो सकता है x/4 का होल स्क्वायर है ना। हाँ यूनिफॉर्म 01 हो जाएगा। हाँ 0 तब और इजी बन सकता है। करने के कई वे हैं, तो डिपेंड करता है कर सकते। हाँ अपना अपना तरीका होता है कैलकुलेशन का, तो आपको जैसे जिन लोगों को कंफर्टेबल लगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं करते करना है, बाकी तो आप लोग कर ही सकते हैं इस लेवल पे है तो। 192 ठीक है, तो यहाँ बस ये सेम ही हो गया, तो EX4 हो गया ना, बस X4 हो गया। तो ठीक है, अब क्या 1/64 प्लस 192 बाहर कर लो, T ऑफ X4 है, अब ये आप निकाल लोगे जो भी आता है ना, X4 X चूंकि यूनिफॉर्म 04 है, तो अब ये 1 कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक है। हाँ तो ये थोड़ा ध्यान देना, वो मैंने लिखने में गलती कर दी थी, ठीक है बाकी सब ठीक है, बस लिखने में कैलकुलेशन मिस्टेक। नेक्स्ट, तो हम गए थे 64 हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस वो लिखने में मिस्टेक हुआ था। हाँ अब यहाँ पे 62 देखिए, किया आप लोगों ने, क्या करना है ट्राई करके देखो। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, सिमेट्रिक है मीन के अबाउट, डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जो मीन के अबाउट सिमेट्रिक हो, और स्मॉलेस्ट n निकालना है जिसके लिए ये प्रोबेबिलिटी 99% से ज्यादा हो। क्या है इन आप लोगों का बताइए, जिन लोगों ने सॉल्व किया है, क्योंकि गेट में रैंक मतलब या क्वालिफाई आपका तब होगा जब आप वर्क कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूँ वर्क तो मेरा क्वालिफाई होगा ना, क्योंकि मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो देन आपका होगा, अदरवाइज कोचिंग गारंटी नहीं देता क्वालिफाई होने का। तो अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। देखो अभी करके देख लो, अगर नहीं सॉल्व किया है तो जिन लोगों ने किया है तो बताओ कि आपका क्या आंसर आया, अगर आया है तो, नहीं आया तो बताओ क्या करना है। सर इसका एक फॉर्मूला भी होता है ना डायरेक्ट, हाँ एनपीआई में हम यूज करते हैं ओके। सर, जैसे सर अगर इसका 8 आया था, मैंने पहले किया था इसका। हाँ 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 हाँ, तो कैसे किया आपने, कई सारे अप्रोच हो सकते हैं इसके तो ऐसे। सर जैसे रोहित क्लासमेट ही, तो हमने ना एनपीआई में ये डायरेक्ट रिजल्ट ही किए थे। ओके ये ठीक ऑर्डर है, स्टैट्स में था हमको। अच्छा वो डायरेक्टली आपने कर लिया, ठीक है मैं उसको प्रॉपर वे में करके दिखाता हूँ। सो इसमें क्या है, देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट, तो इसको जरा करके देखते हैं डिटेल में क्या आता है। 62 इसमें यह है कि कौन सा फार्मूला बता रहे हैं, एनपीआई बता दो भाई जो फॉर्मूला एक्चुअली, तो मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, देखो मैं बता रहा हूँ, ये y1 है, ये y2 है एंड सो ऑन, ये yn है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब y1 फर्स्ट ऑर्डर है, इस तरह बता रखा है इसने ना, इसने ये बता रखा ना ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि पैरामीटर की वैल्यू जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच का क्या फॉर्मूला है, फिर उसको आप फिट कर लो, आ जाएगा। तो मैं इसको डिराइव करता हूँ एक्चुअली, देखो तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि x जो है वो एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है मीन के अबाउट, पहले तो ये बोला है सिमेट्रिक अबाउट मीन है, मतलब म्यू है, सिमेट्रिक अबाउट म्यू है, म्यू कोई नंबर है, इसने ये भी नहीं कहा मीन है, मीन लिखा है क्या, हाँ मीन भी है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखता तो भी मतलब वही है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्रिक होता है किसी नंबर के अबाउट, तो एक्चुअली सिमेट्रिक में क्या होता है आपको पता होगा, मीन मीडियन मोड, स्पेशली कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड इक्वल होगा तीनों, है ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी कोई एक कॉन्टिन्यूअस लेके चल लो, या तो कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम ले सकते हो, अगर उससे प्रॉब्लम ना हो यू कैन सेलेक्ट सम पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, देन तुम कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम ही आंसर आना है, क्योंकि इन जनरल क्वेश्चन है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लो जो म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है तो भी काम हो जाएगा, है ना। जनरल कर देता हूँ, तो इसमें हमें दिया हुआ है
कि म्यू की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच है, इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 99% है, और ये म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है ना। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसे बना रहा हूँ कि मान लो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज ये म्यू यहाँ पे है, इधर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा, अगर आप रैंडम सैंपल मान लो है आपके पास, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, तो इस तरह अरेंज कर सकते हैं ना। इस बीच की प्रोबेबिलिटी 99% है ये ना म्यू के। ये पोर्शन और ये पोर्शन मिला के कितना होगा, लाइक मोर देन 99। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको, अगर मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आपका अपना अप्रोच हो सकता है, ठीक है। यू कैन राइट लाइक फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो म्यू की वैल्यू है, इफ आई राइट म्यू इज लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और म्यू इज मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, किसके इक्वल होगा, या क्या आप लिख सकते हैं इसके बारे में आप यहाँ से, व्हाट कैन यू से। 1% होगा सर ये दोनों का। 1% से लेस होगा, है ना, क्योंकि यहाँ मोर देन इक्वल टू 99% है, तो ये लेस देन इक्वल टू 1% होना चाहिए इसको, ठीक है। ये 1/100 कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट लिया मैंने एक्चुअली, ये जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट लिया है। जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, तो ये मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया एक्चुअली इसका। म्यू1 से पहले या xn के बाद होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दैट विल लेस देन इक्वल टू 1%, तभी ये मोर देन इक्वल 9% होगा। यस, एंड चूंकि ये सिमेट्रिक है, तो इन दोनों का आंसर इक्वल होगा। तो बस n रैंडम वेरिएबल है, मीडियन x है, ये डेटा सिमेट्रिक होगा। यू कैन राइट इट प्रोबेबिलिटी 2 टाइम mu is more than equal to nth order statistic, this is less than equal to 1%, सिमेट्रिक है इसी वजह से। एंड यहाँ से अगर आप लिखोगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू म्यू इज लेस देन इक्वल टू, मैंने इसी को रीराइट किया, कुछ अलग नहीं लिखा, 1/200, फाइन। और इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1/200, है ना। और अभी मैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF क्या होता है, सैंपल के टर्म में या पॉपुलेशन के टर्म में। सर fx रेज़ टू पावर n। हाँ, जो पॉपुलेशन अगर x है या x1 x2 xn, सैंपल इस डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, यू विल हैव दिस रेज़ टू पावर n, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/200। अब मुझे ये बताओ, म्यू मीन है लेकिन ये सिमेट्रिक है, तो म्यू मीडियन भी है, और CDF एट मीडियन किसके इक्वल होता है, 1/2। ये 1/2 हो गया। 1/2 की पावर n लेस देन इक्वल टू 1/200, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, 2 की पावर n मोर देन इक्वल टू 200। अब बताओ मुझे n की मिनिमम वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। सर 7। नहीं, 7 पे क्या होगा, 7 तो 128, यस, तो n मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 8 फॉर 8। मिनिमम वैल्यू पूछा था हमसे, मिनिमम n इज 8, यस। ये मतलब उन्होंने प्रोबेबिलिटी यूज किया पूरा। इससे हमारे पास ये आ गया कि n मिनिमम 8 होना चाहिए। यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस, तो इसके लिए हमारे पास आ गया दैट इज यस, 8, मतलब 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन भी है 61 कि 5 वैल्यू यूज होगा कहीं ना कहीं इसमें, तो ये 5 है CDF होता है नॉर्मल का, उसकी वैल्यू डेटा दे रखा है फॉर अ रैंडम सैंपल x1 x2 xn फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन वेयर म्यू इज अननोन, है ना। द नल हाइपोथेसिस h0 जहां म्यू की वैल्यू 10 है इज टू बी टेस्टेड अगेंस्ट अल्टरनेटिव म्यू इज 12। सपोज अ टेस्ट that reject h0 if the sample mean x bar is large is used, okay। Smallest value of n such that, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व किया आप लोगों ने।
देखो ट्राई करके देखो। बाकी डेफिनेशन पता है ना आप लोगों को, टाइप 1 हाँ सर किया था ये, जैसे इसका रिजेक्शन रीजन बन जाएगा x बार ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो हमको अल्फा पता है कि अल्फा हमको 0.05 दे रखा है, तो हमने क्या कि इसको स्टैंडर्डाइज कर लिया। तो सी निकल जाएगा आपका, ऐसे कह रहे हो आप? हाँ जी सर, इससे c निकल आया था। और सी से फिर हाँ ओके, फिर टाइप 2 तो एरर यूज करेंगे आप तो ये आ जाएगा। यस यस हाँ जी सर। यस, इजी है, मतलब आप क्रिटिकल रीजन निकाल लो एंड देन यू जस्ट है ना, टाइप 1 एरर यहाँ पे x मोर देन है, x मोर देन इक्वल टू c, c कोई नंबर है, देन सिंपली यूज द साइज डेफिनेशन, टाइप 1 एरर डेफिनेशन, वहां c आ गया। टाइप 2 एरर का एटमोस्ट है, तो जैसे अभी हाँ जी इनइक्वालिटी सर, बनी थी ना, दोनों यूज होंगी। यस यस, तो जैसे अभी इनइक्वालिटी बनी थी वैसे यहाँ इनइक्वालिटी बन जाएगी, फिर इनकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जी। यहाँ भी ऐसे ही है, जस्ट डेफिनेशन बेस्ड ये भी क्वेश्चन है कि आपके पास सैंपल साइज 4 का है और ईच बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से है विद पैरामीटर थीटा, तो कंसीडर द नल हाइपोथेसिस एच नॉट में थीटा 1/4 है, अल्टरनेटिव में मोर देन है। सो सपोज इज नॉट डिफरेंट ओनली इफ दिस हैपेंस, सो अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है अगेन, तो अल्फा आप इजीली निकाल पाएंगे। गामा थीटा इज द पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट। ओके, सो आपसे पूछ रहा है कि देन वैल्यू ऑफ दिस इज, सो जस्ट डेफिनेशन यूज करना है यहाँ भी आपको। जिस डेफिनेशन में देखो, अगर आपने सॉल्व नहीं किया एक बार देख लेते डिस्कस फिर से, आप नेक्स्ट क्लास तक सॉल्व कर लो, और नेक्स्ट क्लास तक जैम का भी एक बार पेपर आपके पास एक्सेस होगा, ऑनलाइन देख सकते हो आप। तो मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास, अभी जैम पेपर करना इसलिए जरूरी है कि आपके बेसिक्स थोड़े ठीक हो जाएंगे, और जैम में आप देखो क्वेश्चन के लेवल अच्छे आते हैं, जो जैम का कॉमन सिलेबस गेट के साथ है, तो ऑलमोस्ट लेवल सेम है। अगर आप जैम के 21-22 का सॉल्व करना आप, तो नेक्स्ट क्लास तक, कल क्लास आपकी, कल मैं क्लास लूंगा इस बैच में, कल भी क्लास होगी, तो जैम 21 और 22 का पेपर आप कल तक एक बार देख लेना, और इसमें कुछ भी डाउट्स है तो वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सो ये इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपके बेसिक्स ठीक हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी, इन्फरेंस जो है, टेस्टिंग और एस्टिमेशन, ये सब के ठीक हो जाएंगे। मैथ का क्वेश्चन भी करना है, ये आप फुल करो, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 60 सारे करो, मैथ पोर्शन भी करो इसके, ठीक है ना। तो इसके डाउट्स कल होंगे, अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं पेपर हम गेट वाले, और गेट का भी कर सकते हैं आप, ट्राई करो फिर, है ना। सो नहीं होगा तो फिर हम ये भी आप दोबारा कल डिस्कस कर सकते हैं इसके डाउट्स। बस मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप ये सॉल्व करो एंड कल, अभी कल डिस्कस करते हैं जी। सो इसको ट्राई करके देखो, नहीं क्या, जस्ट यू यूज डेफिनेशन, इसमें कुछ है नहीं खास। यहाँ पे क्या है, मतलब डिस्कस मैंने कर ही रखा, क्रैमर और लोअर बाउंड का फॉर्मूला यूज करो, मतलब जो ट्राई करेंगे हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रैमर और लोअर बाउंड का फॉर्मूला होता है ना कुछ, जी थीटा डैश स्क्वायर, क्या बोला इसने, कंसीडर गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ दिस पीडीएफ, यहाँ एक ही पैरामीटर बीटा है, एंड देन फॉर बीटा इज 2, the value of Cramer or lower bound for the variance of any husband beta square on a random sample of size 8 is, तो n की वैल्यू 8 दे दी इन्होंने, है ना, यही ना। और आपसे पूछ रहा है, तो क्रैमर और लोअर बाउंड की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो क्या होता है, जी डैश थीटा स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ले लो, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, ऐसा कुछ इससे कर सकते हो यस आप। सर। हाँ हो गया। एन फिर भी आएगा सर साथ में, -n, पर आपने log l थीटा ले लिया ना, क्योंकि हाँ यस, अगर हम लॉग पीडीएफ यहाँ ले लेंगे तो आप ये तो कहना फिर चाहते हैं n। यहाँ n आ जाएगा, यस। सो व्हेन यू कंसीडर हियर पीडीएफ, log of pdf f theta x, तो देन यू विल हैव n हियर एंड देन, मतलब फाइंड कर लो, जस्ट फार्मूला बेस्ड है, यू यूज द फार्मूला एंड देन हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5 इज टेकन, तो n यहाँ 5 है, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ दिस, तो ये पीडीएफ दे दिया आपको, और बोल रहा है कि थीटा इज अननोन पैरामीटर है, इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ रैंडम सैंपल आर दिस, तो ये x1 x2 x3 x4 x5 है, MLE of 1/8 क्वांटाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो 1/8 क्वांटाइल क्या होगा, हाउ यू डिफाइन 1/8 क्वांटाइल। सर हम जो CDF निकालेंगे तो एक पॉइंट जहाँ पे वैल्यू 1/8 दे, यस, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्टली यू कैन से कि CDF इज इक्वल टू 1/8, वो नंबर जहाँ पे CDF 1/8 है, अब वो नंबर निकाल लो।
1/8 क्वांटाइल है ना। मीडियन के लिए मीडियन जो होता है 1/2 क्वांटाइल होता है ना। तो तो ये हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू सीडीएफ निकालो, पुट कर लो, x की वैल्यू कुछ आ जाएगी थीटा के टर्म में आई थिंक। ठीक है, अब थीटा के एमएलई आप निकाल दो, फिर उसमें पुट कर दो। सो आप यहाँ से थीटा के एमएलई निकाल सकते। हाँ निकाल के पुट करके डायरेक्ट कर। थीटा का एमएलई इसमें मैक्सिमम ऑफ थीटा। अच्छा, यहाँ से आप ये बोल रहे हैं कि उससे हम कर लेंगे कि थीटा मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई है, तो थीटा मोर देन एक्स एन, तो यहाँ nth ऑर्डर स्टैट्स एमएलई आ जाएगा। ओके, वो जो थीटा का वैल्यू 7 आ रहा है उसको सीधा पीडीएफ में पुट कर देंगे। हाँ ठीक है, फिर और डायरेक्ट क्वांटाइल मतलब 1/8 निकाल लेंगे। हाँ जैसे भी करो, बात वही है कि आप 0 से x में इंटीग्रेट करो पीडीएफ को, 1/8 रखो, करना तो वही है, बात वही है। मतलब सीडीएफ निकालो देन आप पुट करो 1/8, जो भी x आएगा दैट इज द पॉइंट। यस, सो x थीटा का टर्म में कुछ आएगा, मान लो फॉर एग्जांपल थीटा/2 आ गया एग्जांपल तौर पे, सो जो भी एमएलई या थीटा है तो 7/2 आंसर हो जाएगा, जो भी आएगा आंसर उसके हिसाब से पुट कर दो, यू जस्ट पुट इनटू दिस। तो यहाँ एक तो एमएलई है और एक क्वांटाइल है, दो चीजें हैं। यही है, ये आई थिंक बेस थ्योरम का है। In a laboratory experiment, the behavior of a cats are studied for a particular. हाँ, स्टोकास्टिक का है। स्टोकास्टिक है क्या, पढ़ लेते हैं एक बारी। ओके, प्रेफरेंस बिटवीन टू फूड्स ए एंड बी। अच्छा हाँ, ये टू फूड्स ए एंड बी का है। For an experiment, 70% of cats that have food A prefer food A, 50% of cats that have food B prefer food B. हाँ, right, 40% of cats food A first preference, then percentage of cats which prefer food A. हाँ, ये स्टोकास्टिक का है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में। ये भी छोड़ सकते, ये आप कर सकते हो, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ना। हाँ, UMVUE पूछ रहा है ना, ये मिनिमम मेरे सनवाइज, वही बात है, UMVUE पूछ रहा है। तो ये एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन है, आप देखो वहाँ पॉइजन ही पूछा है हर बार। तो ये आप क्रैमर और लोअर वो सॉरी जो राव ब्लैकवेल थ्योरम है वो लगा सकते हो इजीली ना। यहाँ हम अनबायस्ड एस्टिमेटर कुछ इस तरह बनाएंगे, 1 when x less than equal to 1 and 0 when otherwise। ये हो गया, तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाता है। और आप जानते हो T समेशन xi कंप्लीट सफिशिएंट होता है पॉइजन थीटा में, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट हो गया। तो हमारा जो एस्टिमेटर आंसर होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन T, यही आंसर है। सो इसको बस आपको निकालना है, दिस इज द आंसर, दिस इज अ UMVUE। अब ये कैलकुलेट करने हैं आपको। यहाँ पे क्या x 0 या 1 होगा है ना। तो क्या होता है x गिवन t, क्या होता है यहाँ पे, अगर x हमारा क्या है यहाँ पे पॉइसन है, सो पॉइसन गिवन t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, गिवन समेशन xi ना। हाँ बाइनोमियल। हाँ तो मतलब ये कितने सैंपल साइज है, सैंपल साइज का तो 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 है मतलब लाइक, तो है ना x1 ले लो, यू जस्ट टेक x1। यस, तो ये होगा बाइनोमियल। मान लो ये t है तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, t कॉमा व्हाट 1/5। हाँ 1/5। यस, 1/n, क्योंकि यहाँ एक ही है x1 है, एक ही रैंडम वेरिएबल है, तो जस्ट 1 अपॉन जितने सैंपल साइज, मतलब होता है लैम्डा अपॉन 5 लैम्डा, एक्चुअली लैम्डा अपॉन n लैम्डा, तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन n थीटा। तो ये कर लो, इससे आ जाएगा, दिस इज द आंसर एक्चुअली। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन t, डेल्टा इज अनबायस्ड एस्टिमेटर एंड t इज कंप्लीट सफिशिएंट। ये सब आप जानते हो ऑलरेडी है ना। वैसे यहाँ पे है सर जी। सर अगर हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक पैरामीटर है और जो हमारे पास जो कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो 2 डायमेंशनल आ रहा है, सॉरी जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है वो 2 डायमेंशन आ रहा है, जैसे मिनिमम xi कॉमा मैक्सिमम xi, तो क्या वो सर कंप्लीट फैमिली होगी या नहीं? नहीं, कंप्लीट नहीं होगी एक्चुअली वो। ठीक है सर। जैसे इस तरह क्वेश्चन गेट में एग्जाम में आए हैं, नॉर्मल थीटा और थीटा स्क्वायर के लिए ये आया हुआ क्वेश्चन है गेट में भी और एग्जाम में भी। इसके लिए आपका सफिशिएंट आता है समेशन xi स्क्वायर, और ये वीके रोहतगी में सॉल्ट एग्जांपल भी है, नॉर्मल थीटा थीटा स्क्वायर। तो इसके लिए आपको ये कंप्लीट सफिशिएंट मिलेगा, जो कि कंप्लीट नहीं है। ये गेट में भी आया है, एग्जाम में भी आया है, और रोहतगी में एग्जाम्पल है ये। तो
एक्चुअली शत्रुघ्न आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है एक्चुअली, पता नहीं चलता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये 53 क्या, सपोज अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ दिस P is the probability that the largest sample observed is at least twice as the smallest sample observation। तो क्या बोलना चाह रहा है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है at least twice, कम से कम 2 टाइम है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये ना। सो हो गया, ठीक है, n3 है यहाँ पे। So you can find the joint distribution, एक फॉर्मूला होता है joint distribution का, उससे भी कर सकते हो आप। And then you integrate it। What I'm saying कि सैंपल रैंडम सैंपल है तो इंडिपेंडेंट है एक्चुअली ना। तो एक फॉर्मूला होता है fx1 fxn का, याद में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल xy ले लो या x1 x2। सो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का है, इस रीजन पे इंटीग्रेट कर लो इसको, है ना। ये तुम एज ऐसे लेके चलो y1 y2 टाइप का, 2y2 फॉर एग्जांपल। सो यू कैन जस्ट फाइंड द जॉइंट पीडीएफ ऑफ y1 y2 देन इंटीग्रेट कर लो इस रीजन पे। या कोई और अप्रोच है तो बताओ, व्हाट विल यू प्रेफर। ठीक है ना, एक ये भी अप्रोच है, लाइक यू फाइंड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स देन यू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन। 0 से 1 में दोनों, दिस इज वन अप्रोच। ठीक है ना। ये और कोई तरीका है तुम लोगों को इजीर वे पता है? ऐसे की है सर, जॉइंट लिख के। ठीक है। तो एक ये एक्चुअली 21 में कुछ लोगों का डाउट आया तो मैं वो करता हूँ, पर देख लेते हैं। लास्ट के क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी जल्दी में किए थे लास्ट क्लास में, तो पर देख लेते हैं जस्ट। एक मिनट, 62 वाला। किसमें तुमने कैसे किया? किया नहीं है, मतलब पूछ रहा हूँ कि rth और sth ऑर्डर का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते होगा या क्या अप्रोच लेंगे इसमें? ये मैंने सॉल्व किया, दूसरे तरीके और भी हो सकता है ना, डिफरेंट बताया तुमने किस तरह से पढ़ा है। सो मैंने तो इसको ऐसे सॉल्व किया है। थोड़ा तेज बोले शत्रुघ्न। तो बोले थोड़ा तेज बोले, क्या बोल रहा कुछ समझ हाँ नहीं एक्चुअली समझ नहीं आ रहा ना। हाँ वही कि लाइक लाउड नहीं आवाज बोल रहा है। rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला यूज किया क्या, शायद ये पूछ रहे हैं वो। तो यहाँ हमने rth नहीं यूज किया, हमने सिंपल देखा कि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। मैंने, मुझे ये गिवन था ना ये चीज, तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। देन सिमेट्रिक था, दोनों इक्वल था, 2 टाइम कर दिया, सिमेट्रिक है इसीलिए। एंड देन 2 टाइम करके यहाँ से CDF आ गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। एंड देन हमने क्या किया, फिर इसका फॉर्मूला यूज किया कि nth ऑर्डर स्टैट्स के CDF का फॉर्मूला ये होता है। एंड देन हमने ये कैलकुलेट किया है। तो उससे किया था। और भी अप्रोच, दूसरा अप्रोच भी हो सकता है, ये मुझे अभी ये समझ आया, ये किया है ना। नहीं तो नेक्स्ट और ट्राई कर सकते हैं नई नई चीजें। जैसे अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, मैं भी ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम, इजीली हो जाएगा ना। तो बता रहा है इन्वर्जन थ्योरम वो यूज करना पड़ेगा। सो जस्ट रीड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, कोई भी बुक उठा लो रैथ की, वो उठा लो। सो देखते नहीं होगा बताएंगे। सो बाकी देख लो एक बारी। अच्छा टाइम भी जा रहा है। 21 के कुछ डाउट्स पूछे तो वो बता देता हूँ, है ना, वो देख लो। ये 46 हो गया ना, ये सब कर लिया होगा आप लोगों ने ऐसे, नहीं तो फिर पूछ सकते हो। ये डी ऑप्शन बता दो इसका। तो इसमें क्या है, इसमें क्या करेक्ट है? 46 का क्या आंसर है? ABD। सो यहाँ पे है क्या, कुछ बता रहे हो आप? हाँ 46 का क्या आंसर दिया है? आंसर की मैं चेक करो एक बार। AB तो ABD ना। हाँ जी। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे आप चेक करोगे अगर, यू जस्ट सी कि XN जो है पहला ऑप्शन, अगर आप जो चेक कर रहे हो तो CDF निकालो XN का। तो XN के CDF का लिमिट क्या होगा? ये PDF दे रखा है ना आपको, तो PMF दे रखा है एक्चुअली। सो व्हेनेवर यू फाइंड CDF, सो 0 व्हेन XN लेस देन 0, यही ना। एंड मैं इधर लिख के बताता हूँ, देखो। अच्छा आप लोग क्या जानते हो इन तीनों में क्या रिलेशन है एक्चुअली? जैसे कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, इन तीनों में क्या रिलेशन है? ऑलमोस्ट श्योर है। स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसके बाद
convergence probability. हाँ, xn converges to x almost surely will imply xn converges in probability to x almost. हाँ जी सर, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन को भी इम्प्लाई कर हाँ, देता है। यस, इन जनरल ये करेक्ट है, बट x अगर डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल या x अगर कांस्टेंट है तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ये रिजल्ट। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लाई करता है प्रोबेबिलिटी को। हाँ, अगर कांस्टेंट है तो दे विल इम्प्लाई ईच अदर, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट इसका रिजल्ट तो है ही। अब यहाँ पे क्या होगा, इसने बोला है कांस्टेंट ही है इसलिए ये भी ट्रू हो जाएगा। सो एक्चुअली सिंस xn converges to x in distribution, so it will converge in probability also because x is discrete random variable। एंड यहाँ ये कहना चाहता है there exists a subsequence, यहाँ भी एक ऐसा subsequence मिल जाएगा आपको xn का that will converge to x almost surely, that is result actually, directly result है ये सब। So whenever उसने हाँ, बोल दिया xn कन्वर्जन टू x इन प्रोबेबिलिटी, जब कोई प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करता है ना तो ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्ज करेगा किसी सब सीक्वेंस में। यहाँ पे इसने सब्सिक्वेंस दिया है, यस। अगर वो कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी है तो सब सीक्वेंस में कन्वर्ज करता है। ये ऑप्शन बी से डी सही हुआ है। हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो ए और बी तो इक्विवेलेंट हो गया ना क्योंकि डीजेनरेट है, राइट, ये सही है ना। हाँ, रिजल्ट अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, कांस्टेंट में बोथ इंप्लाई ईच अदर, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी, और फिर जैसे आप बी से आप यहाँ तक जा सकते हो, यू जस्ट सी द रिजल्ट, है ना। तो whenever they constant है ना, converges to constant if and only हो जाता है, यस, ठीक है। अब बाकी ऑलमोस्ट श्योर तो हमेशा इंप्लाई करेगा प्रोबेबिलिटी को, बट प्रोबेबिलिटी इंप्लाई करेगा ऑलमोस्ट श्योर को कब, सो व्हेनेवर दे कौन, मतलब प्रोबेबिलिटी इंप्लाई करता है ऑलमोस्ट श्योर को एक सब सीक्वेंस में। अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट है तो xn के मैं एक सब सीक्वेंस ले लूं तो वो कन्वर्ट करेगा x पे ऑलमोस्ट श्योरली। सब सीक्वेंस एक है, हाँ, एक सब सीक्वेंस लेंगे तो वो कन्वर्ट करेगी ऑलमोस्ट श्योरली। ये थ्योरम मतलब प्रूव कर सकते हैं इसको। हाँ, ये थे रिजल्ट है, डायरेक्टली स्टेटमेंट है, यस, सो यू कैन सी द स्टेटमेंट। तो चलिए ये रिजल्ट ही है, ठीक है ना, दैट डी ऑप्शन इज जस्ट रिजल्ट। एंड बाकी ये दोनों एक मतलब प्रूव भी कर सकते हो आप चाहो तो, इन दोनों को डेफिनेशन से प्रूव भी किया जा सकता है दोनों को। यू जस्ट यूज द डेफिनेशन, जैसे पहला मैंने यूज किया कि यू राइट द सीडीएफ ऑफ xn यहाँ जस्ट ये रैंडम वेरिएबल है, इसका सीडीएफ लिखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी लगाओ, तो यू विल सी ये कुछ ऐसा आएगा, जब x लेस देन 0 एंड जब x मोर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा, दैट इज दिस रैंडम वेरिएबल। और ये डी डेफिनेशन लगा लो तो भी यही आएगा, इसका डेफिनेशन लगा लो आप, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, प्रोबेबिलिटी है ना xn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, दिस विल गिव यू 1 फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0। तो ये भी आप कर सकते हो। सर जी सर, जो अभी मैंने ना कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वो बुक खोली थी तो उसमें ना एक इन्वर्जन थ्योरम दे रखी है उन्होंने। तो वो कहते जो पीडीएफ होता है हमारा भी उसके रिलेटेड ही फंक्शन है, जो हमने डी ऑप्शन देखा था ना कि जो f1 x है fx है वो तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e माइनस आयोटा tx phi t कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इनटू dt। यस, ये है, हाँ। ये इसके रिलेटेड ही दे रखा है, जैसे एक्चुअली इन्वर्सन थ्योरम क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं हम। हाँ, चेक करो क्या आर यू गेटिंग द आंसर, क्या आ रहा है। एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ना बेटर रिजल्ट देता है देन एमजीएफ, है ना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, ऐसा रिजल्ट है ना। एमजीएफ may not exist for a distribution but characteristic function will always exist, that is stronger।
ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना। बाकी ये भी ऐसे ही है, यू जस्ट अप्लाई डेफिनेशन, उसमें कुछ है नहीं। अच्छा, जो 21 का डाउट था मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, कुछ लोगों ने, बाकी तो मैं डिस्कस किए थे। हाँ, सर ये 45 भी बता दो सर एक बार। 45। अच्छा, इसमें क्या है कि x1 x2 xn are independent exponential random variable with mean half, so let the notation infinitely often, then which of the following statement is are true? Okay, xn is more than epsilon by 2 log n infinitely often, this is 1. so check करो ये बोरेल कैंटिलेमा यूज होगा इसमें, चेक। तो 49 और 45। सर इसका ना बोरेल कैंटिलेमा से हो जाएगा। हाँ देखो, यूज का स्टेटमेंट यूज करो, जस्ट सी द स्टेटमेंट, उससे हो जाएगा। सर इसका जैसे ना रिजल्ट जैसे हम यूज कर सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी अगर मोड ऑफ एक्शन ग्रेटर देन एप्सिलॉन है इन जनरल, हाँ, तो सर अगर हमने ये प्रूव करना है कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन इन्फिनिटली ओपन, ये वाला प्रूव करना है, ये 1 है, तो हम क्या करेंगे, जो समीशन ऑफ अगर हमारा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन अगर हमारा लेस देन इन्फिनिटी आता है, तो हमको ये प्रूव करना है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है तो 1 आएगी। नहीं, लेस देन इन्फिनिटी, समेशन लेस देन इन्फिनिटी है तो 0 आएगी, जीरो हाँ, आएगी। और इक्वल टू अगर 0 है ये तो 1 आएगी। अगर ये समीशन इन्फिनिटी के अप्रोच करे तो जो इसकी इन्फिनिटली तो वो 0 आएगी। सो नाउ यू नीड टू चेक कि समेशन क्या आएगी। बट सर यहाँ पर साइलेंट में थोड़ा सा चेंज किया उसने। हाँ, यहाँ 0 से 1 में है, यहाँ 1 से इन्फिनिटी है। यस, से प्रोसीड करेंगे। सर सही बताओ। हाँ हाँ, इसका क्या है, मेरा एक्सपोनेंशियल है ना। समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n रेज टू पावर एप्सिलॉन आ गया था ये। अच्छा, ये आप कह रहे हो किस इसमें एक में मोर देन है, एक में लेस देन है ना, मोर देन लेस देन। ओके, सो कौन से वाला फाइंड किया आपने? फर्स्ट वाला केस है सर जो। ओके, फर्स्ट वाले में आपने फाइंड किया, लाइक यू टेक n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी दिस समेशन, सो दिस कम्स 1 बाय n, ऐसा कह रहे हो आप? रेज टू पावर एप्सिलॉन n की पावर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ओके, हाँ हाँ ठीक है। जी, तो सर ये फिर वो हो जाएगा ना, अगर हमारे पास एप्सिलॉन 0 टू 1 है पी टेस्ट, हाँ तो ये डाइवर्जेंट है, तो इन्फिनिटी को जाएगी ये। मतलब सीरीज के कन्वर्जेंस का टेस्ट लगा लो। यस, तो उसमें क्या हाँ होता जी है, सर। ए प्लस इन्फिनिटी होगी इस केस के लिए, और फाइनाइट होगी इस केस के लिए, है ना। हाँ इस केस में फाइनाइट आएगी जब वो है, हाँ जी सर, तो तो ये इस केस में फाइनाइट। वो 0 आनी चाहिए थी प्रोबेबिलिटी, तो ये गलत हो गया। तो मतलब ए ट्रू हो गया ना, हाँ और जी, बी भी सी ट्रू गलत। है सर। हाँ, और इस हिसाब से अब यहाँ चेक करो। सो अगेन बी यू भी विल ट्रू हैव, है सर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब एप्सिलॉन आपका प्लस इन्फिनिटी है, जब एप्सिलॉन आपका लेस देन 1 और मोर देन 0 है, और ये क्वांटिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन इज फाइनाइट। देखो यहाँ दे रखा है ना, एक्सपोनेंशियल है, तो निकाल नहीं सकते प्रोबेबिलिटी टू, दिस इज जस्ट एक्सपोनेंशियल ना, विथ मीन हाफ। तो इस रीजन पे इंटीग्रेट कर सकते हो इसको। हाँ जी, सर वही तो डाउट है ना। अगर तुम यस एक्सपोनेंशियल के पीडीएफ लिख लो, क्या होगा, 2e⁻²x, यही ना। सो इसको आप इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, सो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो ना सिंपली। तो वही उसने फाइंड किया है, तो ये आता है 1/n⁴ जब एप्सिलॉन जो है आपका 0 से 1 के बीच है, तो ये प्लस इन्फिनिटी आ रही है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 होगी इसकी। सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बी ट्रू हो गया ना फिर, 1 हो जाएगा। एंड एक बार चेक कर लो, हाँ, सो कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। यस, एंड इस केस में फिर डी रॉन्ग हो जाएगा ना। जो चेक अगेन, इसका समेशन क्या आया? इसका सर
बी ये ठीक है। 1 बाई डी तो 1 ट्रू बाई है सर, डी भी ट्रू है। 1 बाई एन एप्सिलॉन आया तो एक्सन ग्रेटर एप्सिलॉन बाई 2 है कि एक्सन लेस एप्सिलॉन बाई 2 है? रिपीट योर क्वेश्चन, क्या बोला? जो 1 बाई एन के पावर एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी आई है वो किस रीजन की प्रोबेबिलिटी, एक्सन ग्रेटर या एक्सन यस लेस? यस, चलो इधर लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है 45। सो इसमें क्या है आपका कि एक्चुअली 45 में आपने फाइंड किया प्रोबेबिलिटी एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन बाई 2 लॉग एन, ठीक है ना। अभी ये निकाला आपने। सो ये आपका आ गया 1 बाई एन की पावर एप्सिलॉन। ओके, सो प्रोबेबिलिटी एक्स एन अगर लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 निकालते हो एल एन एन, तो ये कितना आएगा? 1 माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो व्हेन यू टेक देयर समेशन, सो जो आप समेशन लोगे n from 1 to infinity, तो this quantity less than infinity when epsilon is more than 1, and this is equal to infinity if epsilon is between 0 and 1, है ना। ये चीज है। तो अब डिसाइड करो। सो एप्सिलॉन मोर देन 1 के लिए इसकी वैल्यू आएगी 0। सो दिस इज 0 व्हेन एप्सिलॉन इज मोर देन 1, एंड दिस इज 1 व्हेन एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू 1। चेक करो। ठीक है, चेक करो ये। मतलब प्रोबेबिलिटी, मैं किसकी बात पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, देखो इसको हटा दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन बाई 2 एल एन एन, ठीक है। दिस इज 0 व्हेन एप्सिलॉन इज मोर देन 1, दिस इज 1 व्हेन एप्सिलॉन इज मोर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। यही कंक्लूजन आया ना अभी तो। ठीक है ये। जी जी जी, समझ आना। यही है ना। वो कॉन्सेप्ट लगा। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चेक कर लो एक बारी। ए ट्रू है तो सी गलत हो गया। अब डी ट्रू होगा, चेक करो। है सर। तो बी गलत होगा फिर। नहीं ये सर, चीज है। बी भी ट्रू है। ओके, फिर चेक करना पड़ेगा आपको। एप्सिलॉन यहाँ 0 to 1 में है और यहाँ एप्सिलॉन मोर देन 1 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस हुई थी ना इसकी। ओके ओके, तो इससे चेक करना पड़ेगा आपको। सो यू हैव टू चेक फ्रॉम हेयर ना कि प्रोबेबिलिटी जो एक्स एन है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एल एन एन, है ना, इनफिनिटली ऑफ एन। ओके, सो दिस प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? ये 1 माइनस ना, आप बता रहे थे। 1 माइनस एन, 1 अपॉन एन के पावर एप्सिलॉन लिखे तो हैं आप? अच्छा हाँ, यहाँ लिखा तो है। सो अब इसमें समेशन लगाओगे तो क्या होगा? समेशन लगाएंगे तो डाइवर्ज करेंगे, माइनस वाली भी डाइवर्ज कर रही है और 1 भी डाइवर्ज ही करेगा ना। तो टोटली डाइवर्ज कर जाएगी तो फिर फाइनाइट दे देगी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 1, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 दे देगा, तो बी भी ट्रू हो गया। ओके, तो ये बस वही थ्योरम लगाना आपको यहाँ पे, है ना, ये लगा रखा ना। तो यहाँ पे जस्ट यू टेक द समेशन, है ना, यू टेक समेशन हियर। सो व्हेन यू टेक समेशन यू विल गेट दिस। तो आंसर की में क्या दिया है? आंसर की में शायद ए बी डी दिया है। ओके, बार चेक कर लीजिए। 45 समझिए, 45 एवीडी। ओके फाइन। मतलब दोनों केस में इन्फिनिटी आ रही होगी ना, इसीलिए, क्योंकि 1 बाहर आ गया। 1 पे समेशन लगाएंगे तो क्या आएगी? when you take summation on 1, so you will get infinity। ये ठीक है ना। तो ये एक्चुअली 1 माइनस 1 ये था। सो इन एनी केस यू विल गेट एप्सिलॉन। सो इन बोथ द केसेस यू विल गेट इंफिनिटी, दैट्स फाइन। इस तरह से सो इंफिनिटी आएगा। हाँ जी रोहित, कुछ समझ आया? तो एक बार बोरेल कैंटिलीलेमा देख लेना, उस पर प्रैक्टिस कर लेना एक्चुअली, ठीक है ना। ये उसी बेस्ड है बोरेल कैंटिलीलेमा। यू जस्ट ये स्टेटमेंट पढ़ लो इसका और उस पे बेस्ड। बोरेल कैंटिलीलेमा के बाद रियल एनालिसिस भी अच्छा लगा दिया था।
हाँ, तो उसमें एक्चुअली थोड़े से वो यूज करना। ये मतलब बी पार्ट थोड़ा सा उसने लॉजिक से सेट किया था, मतलब क्योंकि बी पार्ट अगर डी को सही कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग बी को गलत कर देंगे, हाँ, लेकिन एक्चुअली शुरू में मैं भी यही सोच रहा था क्योंकि कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है उस तरह से, उस मतलब रेंज, लेकिन एप्सिलॉन की रेंज की वजह से वो डाइवर्ज कर गई सीरीज। तो उस तरह से हुआ है। तो उसमें दोनों केस में डाइवर्स करेगी, इसीलिए फिर वो प्रोबेबिलिटी बना रही है। मतलब वो करके केयरफुली आपको करना पड़ेगा, वरना शुरू में जल्दी हम लोग लॉजिकली बोलते हैं ओके ये है, इसका ये उल्टा है एप्सिलॉन, तो वैसा हो जाएगा, बट आपको करके देखना पड़ेगा अप्लाई करके। ठीक है, ये सब है ना। ऐसे ठीक है, मैं भी फर्स्ट टाइम आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन ठीक माने क्या है, रिवीजन हो रहा है। ओके, बाकी तो हमने किए थे ना, बाकी तो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। सो चेक करो, 21 में कुछ लोगों का डाउट आया था, वो मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो वो आप लोग भी देखो। अच्छा, 21 तो इसी में होगा, तो 21 के पेपर में एक्चुअली जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं, सो वो सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो भेजा था मुझे, फोर्टी 44 नंबर क्वेश्चन, तो 44 क्या है? तो 44 देखिए, क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बी एक्स वाई, भाई कंपैरिजन करा दे। जो पीडीएफ है डायरेक्टली पीडीएफ लिख के कंपेयर कर लेंगे, है ना। हाँ अब हाँ बाई बाई जिनका डाउट है, आई थिंक है वो क्लास में, सो एक्चुअली यू जस्ट सी। हाँ, सो क्या करना है आपको कि जस्ट आपको इसमें क्या करना है, पीडीएफ से कंपेयर करना, 1/2 पाई रूट है ना, 1 रोज, मतलब जो भी स्टैंडर्ड पीडीएफ है, e की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू म्यू 1/2 है ना, उससे जस्ट कंपेयर करना है आपको। यू जस्ट कंपेयर इट, एंड कंपेयर करने के बाद आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी, लाइक कैसा आ जाएगा ना, म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ये टर्म्स आ जाएंगे। और उसके बाद जस्ट आपको निकालना है ई एक्स वाई, तो उससे आ जाए ना, रो आ गया तो रो क्या है, कोरिलेशन है, तो रो हो गया कोवेरिएंस अपॉन कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोवेरिएंस बराबर रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, और यहाँ से ई एक्स वाई आ जाएगा ना, क्योंकि ये आ जाएगा म्यू 1 म्यू 2 प्लस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, इज इट, ऐसे कुछ आ जाएगा। म्यू 1 म्यू 2 जीरो ही दिया है ना, तो EXY जो होगा वो हाँ, रो सिग्मा 1 सिग्मा यहाँ से कंपेयर, तो यहाँ से रो और सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना आपको, यहाँ से कंपेयर करना, मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, देन उसको जस्ट कंपेयर कर लो, उससे आ जाएगा। जैम वाले इसको बहुत पहले सॉल्व कर चुके हैं ग्रुप में। हाँ, वो लोग करते हैं, वो सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्योंकि उसे डिस्कस करते हैं ग्रुप में, क्योंकि मैं देखता नहीं ग्रुप में, इतने सारे मैसेज आते रहते हैं, बट हाँ डिस्कस होता होगा, क्योंकि ये सारे पेपर कर चुके हैं जैम वाले ना, गेट वाले भी क्वेश्चंस करते हैं वो लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट उनका था, तो इसको कर लेना भाई। नेक्स्ट है 48। 48 में क्या है, देखो 48, इसमें एक्चुअली ये तो भी वैसे ही है ना, अगर तुम मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू 1 कब होगा, इसका इक्विवेलेंट कंडीशन क्या होगी। अरे इसके थोड़ा सा हाँ, रेंज पे ईच एक्साइज लेस देन इक्वल टू 1 ना, लाइक इस तरह आ जाएगा ना। अच्छा, यहाँ y था, वाई है, इसलिए बेजियन में चला गया था क्वेश्चन, ये बन नहीं पाया, लेकिन अभी अगर कोशिश करें। अच्छा, तो ट्राई किया आप लोगों ने, इनटू y का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, इनटू में क्या दिक्कत है, गिवन y, y क्या था, y be a random variable independent of xn with pmf this। अच्छा, y का ये pmf है, और एक्साइज क्या है, यूनिफॉर्म 0 3 है। ओके, मतलब आप वो लिख रहे हैं क्या, वाई गिवन एक्स मान रहे हैं क्या इसको। उस तरह से कन्वर्ट कर लो, क्या दिक्कत है। हाँ, e ऑफ हो जाएगा गिवन y, एक्चुअली इसको तुम लिख सकते हो पीडीएफ ऑफ y करके, देखो उससे आ जाना चाहिए। y का क्या है, y बराबर k ना, एंड देन यू टेक गिवन y करके, हाँ उस तरह से कर लो। y बराबर k अगर रख लिया हमने, तो k पे समेशन लगा लो,
लाइक यू टेक समेशन ओवर के, उससे देखो करके आता है क्या, इनटू प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे y और k रख लो, ठीक है ना, मतलब x1 x2 xk कर लिया मैंने। सो ईच मैक्सिमम जो है दिस लेस देन इक्वल टू 1, इससे करके देखो क्या आता है, यू जस्ट पुट इट। टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दी है ना आपने? हाँ हाँ हाँ, यस, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दी। तो हो सकता है सही। हाँ हो जाएगा, इससे एक बार अभी करके चाहो देख लो, एक बार इससे आ जाएगा। वो मैक्सिमम में लेस 1 है तो यूनिफॉर्म 0.3 दिया है ना, तो लेस में पावर के हो गया, पावर के हो गया। हाँ, x1 हाँ। लेस 1 है तो ये हो जाएगा x/3, 1/3 के पावर के, और ये सीरीज यहाँ हो जाएगा है ना, सीरीज का सम निकालें, यहाँ से आपको ब्रेक करना है एक्चुअली। कुछ 1/3 सीरीज का फॉर्मूला यूज हो जाएगा शायद, कुछ इस तरह से। e के पावर -1/3 और -1/e के पावर -1, इसका आंसर आया होगा। तो वो चेक कर सकते हैं आप, है ना, मतलब एक बार देख लेते हैं 48 क्या दिया है, तो उसके हिसाब से अगर कन्वर्ट करके देख लो, इस तरह से कुछ आ जाएगा। 0.20 से 26 तक है, तो देखो आप क्या आता है उससे। आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो जिनका डाउट इससे करके देख लो, जस्ट ना कि गिवन y इज इक्वल टू k लिख दिया एक्चुअली मैंने, तो y को k रख दिया एंड देन y k pdf और k पे समेशन लगा दिया। ठीक है, इससे आ जाना चाहिए, नहीं यार फिर दूसरा आप कुछ ट्राई करेंगे, आई थिंक आ जाएगा यही है। और बाकी जो कुछ है वो ऐसे जैम के ऊपर आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा होगा, मतलब कुछ बच्चे जैम क्लास में अटेंड करते हैं तो कर रखा होगा, नहीं अगर करा मैं भी चाहता हूँ रिवाइज कर लो, फिर बाकी टॉपिक देकर डिस्कस करेंगे। सो जो न्यू ज्वाइन किए जो लोग, वो पूरे वीडियोस एक बार कंप्लीट कर लो, और फिर मतलब एटलीस्ट ये पार्ट स्ट्रांग हो जाए। मैथ्स पोर्शन में ध्यान देना पड़ेगा एक्चुअली, जो है ना, क्योंकि मैथ्स लोगों का वीक होता है, स्टैट्स वालों का अक्सर, तो आपको मैथ्स वाला पोर्शन काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आने चाहिए आपको अच्छे से, तो वो आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा ना, सीख के ही आएगा, जहाँ नहीं आता उसको सीखिए। क्योंकि मैथ्स और एप्टीट्यूड पोर्शन क्या है, थोड़ा मतलब इजी होता है अगर आपने प्रैक्टिस करा है, एप्टीट्यूड तो बहुत इजी होता है, बाकी तो 50-54 अभी हमने डिस्कस नहीं करना, ठीक है ना। ये तो पॉइजन प्रोसेस का देखेंगे अभी, और ये विल्कॉक्सन साइन ट्राइटेसी है उसका नॉन पैरामेट्रिक में ना, तभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी यही डाउट था जिन्होंने भेजा था, तो एक काम करते हैं, इसमें क्या है, बाकी एक क्वेश्चन है ना उसका सॉल्यूशन करना रहेगा, क्योंकि मैंने सॉल्व किया नहीं है ना, मैं फर्स्ट टाइम मैं भी कर रहा हूँ, आपके साथ ही कर रहा हूँ, तो एक बार देख लेंगे फिर भी क्या आता है। तो एक बार देख लेना उस ऑप्शन का जो एक क्या है, कैरेक्टराइजेशन फंक्शन पे जो था, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे जो था, उसका अगर एक डिटेल सॉल्यूशन होता है, समझ आ रहा है, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे, बाकी तो हो गया। मुझको ठीक मैं है ना, फंक्शन भेज देता हूँ, वो लैटिस वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालना मैं भेज देता हूँ। हाँ हाँ उस तरह से होगा, भेज दीजिए। हाँ लेकिन तो वो देख थोड़ा लेंगे, मेजर से रिलेटेड है, मतलब उसमें मेजर थ्योरी का यूज करके उसने प्रूव किया, तो इसलिए मैं भेज देता हूँ, लेकिन फिर कोई बात नहीं, भेज दो, बाकी देख लेंगे, समझना ही तो है हमें, बस सीखना ही तो है, क्या कर रहे हैं, सीखना ही आपको ही मुझे। ओके, सो अभी एक काम करो, एक बार देख लो, जैसे 2005 से हमने स्टार्ट किया था, 2022 तक हम कर रहे थे, अब एक बार बस आप देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन रह गए, आप मुझे बताना, जो लोग एटलीस्ट सिंसियर है, जो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें हमने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इन्फरेंस को डिस्कस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, प्रोबेबिलिटी एंड इन्फरेंस हमने डिस्कस किया है, तो इसमें एक बार देख लो 5 से 22 तक कौन कौन से क्वेश्चन है जो रह गए, आप मुझे भेज देना पहले ही, ताकि मैं भी एक बार सॉल्व कर लूँ, फिर हम साथ में डिस्कस कर सके। तो जो जो क्वेश्चंस रह गए जो आपसे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी रेफरेंस, पहले आपको पता है 19 से पहले मैथ्स में ये स्टैट्स आते थे, तो उसके साथ हमने किया था। सो यू जस्ट सी, इसमें जो जो रेस्ट क्वेश्चंस है आप मुझे भेजो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये तो हो गया गेट में, है ना, गेट 2005 से 2022 तक जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी रेफरेंस वो कर रहे थे। मैथ्स पोर्शन सर करवा ही रहे हैं, तो आप इसमें क्या करो,
गेट और जैम दोनों के जितने मैथ के क्वेश्चन है वही ढंग से कर लो, क्योंकि एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो बुक उठाओगे ना तो वो एग्जाम्पल बहुत बेसिक स्टार्ट करता है, लेकिन जैम का या गेट का पेपर जब आप करोगे तो उसमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं ना, आपको पता ही है। तो इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो मैथ पोर्शन के सारे, है ना। हम भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप पूछोगे तो उससे फिर मैं सोचूंगा रिवीजन, वरना मैं भी भूल जाता हूँ। तो मैथ पोर्शन में डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि सर करा ही रहे हैं तो उनके साथ अभी कर लो। और बाकी रह गया एप्टीट्यूड, तो एक काम कर सकते हैं, एप्टीट्यूड फिर एक क्लास रखेंगे, सारे सॉल्व करके आओ, स्पेशली 2019, 20, 21, 22 यही 4 पेपर है गेट एसटी के, तो इसके एटलीस्ट सारे क्वेश्चन कर लो, फिर हम म्यूचुअली डिस्कस कर सकते हैं आप सबके साथ कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है तो मतलब आपने अगर सॉल्व किया तो आप बता सकते हो कैसे किया है, तो इससे क्या सबका भला हो जाएगा ये चीजें। तो मतलब कहना होता है कि कोई क्यों छोड़ना है, जो चीजें इजी उसको कर लो, तो ये अभी किया हमने, अब बाकी बचा बाकी पोर्शंस, तो वो अब वो भी डिस्कस करेंगे, है ना। सो एक करके क्वेश्चंस कलेक्ट करके, मान लो जो भी 19 में आए, फॉर एग्जांपल स्टोकेस्टिक के, तो 19, 20, 21, 22 कितने क्वेश्चन होंगे एक साल में, 5-6 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा थोड़ी होंगे, तो टोटल 20-25 क्वेश्चन होगा स्टोकेस्टिक के मिला के 4 ईयर में, देख लेंगे कितने हैं उसके हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, स्टोकास्टिक क्वेश्चन 5 आते हैं, मतलब वही 5 एक साल में, तो 20 क्वेश्चन वो टोटल, है ना, अगर 6 आ गए तो 24 हो गए, और एवरेज, ऑन एन एवरेज, नॉट एग्जैक्ट, हम लोग वो कर रहे हैं ना, गेस कर रहे हैं उस तरह से, तो वैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी मेनली क्या है कि आप एक बार एप्टीट्यूड सारा सॉल्व कर लो, ठीक है ना, मैथ्स पोर्शन सारा सॉल्व कर लो, मतलब करते रहो, है ना। प्रोबेबिलिटी, इन्फेरेंस, ये हो गया, तो ये आप कंप्लीट करो एटलीस्ट, गेट 2019 से 22 तक का तो आपको आना ही चाहिए अच्छे से, इसी को 2-4 बार कर लो, ये एटलीस्ट है, बाकी तो करना ही है आपको, तो ये एक बार कंप्लीट कर लो इतना पहले, एप्टीट्यूड पोर्शन हो गया, मैथ्स पोर्शन, प्रोबेबिलिटी, इन्फेरेंस, है ना। उसके बाद जैम के भी आप सारे पेपर्स एक बार कर लो, है ना। सो अभी हम कुछ दिन तक एक सप्ताह लगा लो, जैम के पेपर में डाउट डिस्कस करेंगे आपके साथ, अगर कुछ है तो, हालांकि आप लोग खुद ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है डिस्कस करने लायक तो हम कर सकते हैं। पेपर मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेजा हुआ है, मतलब एक कंबाइंड पीडीएफ जो मेरे पास, जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ये तो नोट्स है, मतलब ये वाला पीडीएफ मैंने भेजा है ना ग्रुप में, इसमें क्या है 2005 से गेट और मैथ्स 5 से 22 तक के सारे क्वेश्चन है, गेट, एमए, एसटी और जैम स्टैट्स, तो इसमें सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो 1 by 1 है, यू जस्ट सॉल्व इट। सो एप्टीट्यूड, मैथ्स, प्रोबेबिलिटी, इन्फेरेंस। अब जैम का क्या है, हम 22 से स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास टाइम है, तो अगर गो थ्रू हो जाओ, तो देखो जो क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है आप जस्ट पूछ लो 2022 से लेके। सो अभी क्या करें, क्योंकि ऐसे एक ही क्वेश्चन डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे डिस्कस करना है जैम वाला बताओ, ये तो डाउट देख लो, अगर डाउट है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अगर गो थ्रू हो जाओ उससे थोड़ा ठीक हो जाएगा बेसिक्स, ये बोल रहा हूँ मैं, हाँ। इसके मैथ्स पोर्शन भी और स्टैट्स दोनों पोर्शन, मैथ्स तो सर करा देंगे, ये हमारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, एलिट सॉल्यूशन होगा आप लोग, तो मैथ्स एंड स्टैट्स पोर्शन के सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो 22 से 5 तक का आप देख सकते हो सॉल्यूशन। बताओ भाई कैसे करना है, एटलीस्ट जो लोग सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं। अरे आपस से ही मतलब हम लोग डाउट पूछ लेंगे उनके, हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हिंट देते जाइए सब में। हाँ, क्योंकि साथ में डिस्कस कर लें, क्योंकि ऐसा था कि मुझे आता आपको नहीं आता, आपको भी आता मुझे भी आता, बस हम मिल के या पेपर मतलब उसमें मोस्ट क्वेश्चन इन्फ्लुएंस और प्रोबेबिलिटी का ही रहता है पूरा। हाँ, क्योंकि सिलेबस उसका रेस्ट्रिक्टेड है ना, इतना ही सिलेबस, जैसे, लेकिन ये है कि जो जैम है वो गेट में भी है, गेट में थोड़ा एक्स्ट्रा है वो चीज है, तो जैम वाली सारी तो है ही, तो इससे क्या होगा वो पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना, जो जैम में है कॉमन। जैसे जैम में भी बहुत डिटेल सिलेबस, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ना, जैम में क्या है कि जैम डॉट ये इस साल का सिलेबस है, अगर आप देखोगे, इस साल सिलेबस बहुत अच्छा कर दिया है। सो ये 22-23 का सिलेबस कॉमन था, 22 में अपडेट हुआ था, तो 21 तक डिफरेंट सिलेबस था, 22 और 23 में अपडेट किया इन्होंने। सो ये तो मैथ्स पोर्शन हो गया, ये गेट में भी है, ये पोर्शन मैथ्स के, ये गेट में भी यही पोर्शन है। और आप देखो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी हो गया, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, मल्टी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट, इसमें मल्टीनोमियल और बाइवेरिएट नॉर्मल देखना है, लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, टेस्टिंग, ये जैम का सिलेबस है। तो ये सब तो गेट में है ही ना, ये गेट जैम का पूरा गेट में है ये, और ये पोर्शन आप देखेंगे सिर्फ इसका अगर पूरा मिला लो जैम का पूरा पोर्शन, तो मुझे लग रहा है 50 अराउंड होगा इसका पूरा मिला के, टोटल 40-50 तो होगा ही आराम से। हाँ नहीं 40 होगा, 40 अब होगा, क्योंकि एक्चुअली में मतलब टोटल
थोड़ा सा मैथ में क्या चेंज होता है बस, मतलब मैथ में एक नया टॉपिक थोड़ा सा इधर डायग्नोजेबिलिटी जुड़ गई है, इसके अलावा बाकी मैथ तो लगभग सेम है। गेट का भी देख लो सिलेबस क्या डिफरेंट है एक बार। सो इसमें क्या है, कैलकुलस मैट्रिक्स थ्योरी है, और है ना, कैलकुलस मतलब कैलकुलस पूरा वही, कैलकुलस में सब कुछ आ गया, सेट्स, रियल नंबर, सीक्वेंस सीक्वेंस सब दे दिया होगा इसी में, सीरीज सीक्वेंस सब। मैट्रिक्स पे यहाँ प्रोबेबिलिटी है ही, स्टैंडर्ड, कंटिन्यूअस, इनवेरिएंट, स्टोकेस्टिक, एस्टिमेशन यहाँ भी, एस्टिमेशन वहाँ भी है, बस थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा है। एंड स्टोकेस्टिक न्यू है यहाँ पे, हाइपोथेसिस वहाँ भी है, नॉन पैरामीट्रिक न्यू है, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन न्यू, 4 टॉपिक न्यू है ना, रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट, नॉन पैरामीट्रिक एंड स्टोकेस्टिक। बाकी तो कॉमन ही है ऑलमोस्ट, मैथ्स वाला कॉमन ही है, एप्टीट्यूड पोर्शन एक्स्ट्रा है 15 मार्क्स के। तो एप्टीट्यूड इजी है, आप अगर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको इजी लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ छोड़ दो, जैसे बाकी जो मैथ्स वाले बेसिक मैथ्स के आते हैं वो तो हो ही जाते हैं ना, और इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक ठाक है वो भी हो जाते हैं। एनीवे मैथ्स पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो गेट की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स का थोड़ा को अच्छे रैंक के लिए मैथ्स इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि मैथ्स को छूटे। उससे क्या तरीका है, एग्जाम में गेट के पेपर्स ही अच्छे से कर लो आप, जो मैथ्स से क्वेश्चन आए हैं उसी को ढंग से 4 बार 5 बार सॉल्व कर लो, उससे क्या उसी के थ्रू कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, क्योंकि थ्योरीज पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम उतना है नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो एक बार अभी पहले काम ये करना, नेक्स्ट क्लास का ये है कि अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, जो लोग सिंसियर है ना लिस्ट, जो लोग कर रहे हैं, तो ये इस पोर्शन में जो डाउट्स हैं वो बता देना, जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसमें कुछ रह गया है तो पहले भेज देना, ताकि मैं देख लूँ, फिर उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास का देखते हैं, फिर जैम का भी एक बार मैं प्लान बना लेते हैं, ऐसे नहीं होगा, चलो डिस्कस करेंगे ग्रुप में। अभी क्लास यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। तो आप पहले, हाँ ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।